आज की क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको किंगडम एनिमेलिया के बेसिक फीचर्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम लोग सिर्फ यहाँ पे बेसिक फीचर्स इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के लिए ऑलरेडी एक चैप्टर प्रोवाइडेड है आपको, दैट इज एनिमल किंगडम। तो जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ आपको समरी जो है, समरी ही बोल सकते हैं, उसको ही रीड करना है यहाँ पे, ठीक है। जो आपने टेबल 2.1 देखा था, जब भी किसी किंगडम को हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ वो यही टेबल आता है, टेबल 2.1। रीजन क्या है, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उस वक्त भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्या है, एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी है। तो अगर ऐसे बोला जाए तो ये किंगडम एनिमेलिया के जो फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बचपन से जानते हैं, ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। जैसे ही आपने यूकैरियोटिक बोला, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है, जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जर्नी देख रहे हैं, इट्स एक्चुअली सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन होने की वजह से अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू से लेके सब कुछ नोट कर देना है। क्या बोलने का मतलब हुआ, अगर टिश्यू को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन फॉर्म होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ एग्रीगेट होकर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करने का काम करते हैं। फिर बारी आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखने की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे वो कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्वियस है, एनिमल्स है तो हेट्रोट्रॉफिक ही होगा, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में भी और हेट्रोट्रॉफ्स में भी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड को वो इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करके वो भेजते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसको एब्जॉर्ब होने के लिए। सेप्रोफाइटिक है, और मैंने आपको बोला था आप इसमें पैरासिटिक भी बिल्कुल लिख सकते हैं। पैरासिटिक क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके गट में कोई एस्केरिस सर्वाइव कर रहा हो, कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में राउंड वर्म कहते हैं, एस्केरिस को क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। तो अगर वो राउंड वर्म किसी के गट में सर्वाइव कर रहा है तो एस्केरिस वहां पे उस केस में क्या हो गया, वो वहां पे पैरासाइट हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से एनालाइज करें तो वो जो एक कॉलम था पूरा का पूरा, वो कॉलम यहाँ पे उठा के ये देखिए ये मेंशन किया गया। अभी देखिए आपने क्या देखा, यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कैसे है ये, तो मल्टी सेलुलर है, तभी तो हम यहाँ एडवांसमेंट तक इसको लेके आए हैं। प्लांट्स की तरह कोई भी सेल वॉल नाम की कोई चीज इसके पास प्रेजेंट नहीं होती है। ये आप तब से पढ़ते आ रहे हैं जब छोटी क्लासेस में सबसे फर्स्ट टाइम आपको बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो कोई भी बच्चा सबसे पहली चीज यही लिखता है, प्लांट्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल व्हाइल एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल। फिर यहाँ पे सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अभी भी आपने देखा टिश्यू भी फॉर्म होगा, ऑर्गन भी फॉर्म होगा, ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म होगा, मतलब है लीड्स टू हायर लेवल ऑफ फंक्शन। फिर यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक है, इंजेक्शन के थ्रू तो कर ही रहा है, और साथ के साथ आपने क्या देखा, पैरासिटिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है। फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे ये अपने नंबर को, तब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और एक प्रॉपर ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट को भी ये शो करने का काम करेगा। देन जो कि प्लांट से टोटली इनको डिफर करता है, दैट इज मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मूवमेंट मतलब ये मूव कर सकता है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है जिसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एक देखिए टर्म यूज कर रखा है, जो बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं मैम इसका क्या मतलब है। देखिए इसने लिखा है show elaborate sensory and neuromotor mechanism, sensory and neuromotor mechanism। अब यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेशन, तो अगर उतना जो वहां पे आपको लिखा गया कि आपके पास अच्छा खासा क्या है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है, साइकोमोटर मैकेनिज्म है, सेंसरी मैकेनिज्म है, बोलने का ये मतलब हुआ कि आपके पास बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो यही चीज है जो आपने यहाँ पे देख रखा है। सिर्फ एक और स्पेशल चीज क्या निकल के सामने आती है,
जो इस पैरा में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप खुद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या रह गया? वो रह ये गया कि अगर आप इसके स्टोर्ड फूड को देखना स्टार्ट करेंगे, आपके बॉडी का रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। रिजर्व फूड बोलने का मतलब है इमरजेंसी कंडीशन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रिजर्व फूड क्या है, तो रिजर्व फूड हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ग्लाइकोजन बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ग्लाइकोजन का भी मोनोमर क्या है, ग्लाइकोजन का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है। मतलब ग्लाइकोजन भी किसका बना हुआ है? ग्लूकोज का बना हुआ है। ठीक है, ये आपने बेसिक फीचर्स किसके बारे में सीखा है? किंगडम एनिमेलिया के बारे में सीखा है अभी अभी। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया का डिस्क्रिप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, वो अभी तक आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and type of cell is eukaryotic, so organisms are eukaryotic. Multicellular, they lack cell wall, लिख रखा आपने। Directly or indirectly depend on plants for their food. इनडायरेक्टली बोलने का ये मतलब है, कई लोग जैसे नॉनवेज पे डिपेंड करते हैं या दूसरे के ऊपर प्रिडेशन शो करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो एज अ सोर्स, फूड सोर्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने खुद की बॉडी कैसे फॉर्म करी है? प्रोड्यूसर्स का इस्तेमाल करके, उनको उन्होंने कंज्यूम करके उसको बनाया है। ठीक है, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये आपने अभी नोट कर रखा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ये भी आपने नोट कर रखा है, बाय डाइजेशन ऑफ फूड। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. यहाँ पे ना एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एक टर्म लिखा है, इसका मतलब ये है, अगर आपकी बॉडी ग्रो करती है तो आपकी ग्रोथ का ना एक पैटर्न है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पास टू हैंड्स अवेलेबल है तो कोई हाथ आपका जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए, कोई बहुत कम ग्रो करे। एक पैटर्न है उसकी ग्रो करने का। सेल डिवीजन एक बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी का ग्रोथ का भी क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है। फिर जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी पहचान क्या है? कि अच्छा खासा मोड ऑफ या लोकोमोशन जो है वो आप शो करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो पॉपुलेशन जब मेल और फीमेल के बीच में होगा, जो कि ये यहाँ पे फिक्स करेगा कि जो मेल गेमेट्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर एक और चीज है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद इस चीज को वापस आपको रिकॉल कराया जा रहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। आपको चैप्टर 4 में और भी बहुत सारे, जो फाइलम का प्लूरल फाइला होता है, फाइलम का प्लूरल क्या होता है? फाइला। तो और भी बहुत सारे फाइला है जिनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ना है। ये बहुत ही आसान सा, इजी सा आपके पास क्या था? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल ही जनरल कैरेक्टर जो ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं, वो आपको किंगडम एनिमेलिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस किंगडम एनिमेलिया के फीचर को समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको समझ आया ये? Yes, ma'am.
वायरसेस एक ऐसा टर्म है ना, जो कोरोना के केस के आने के बाद, आपके लॉकडाउन को झेलने के बाद अगर बात करी जाए तो बहुत सारे फीचर्स जो है, जो जनरल फीचर्स है, वो बच्चों को भी पता है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी इस रिगार्डिंग आपके बीच में जो है वो फैलाया गया है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को बहुत कुछ पता है इस बारे में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कोई भी बच्चा देख के पहचान सकता है कि ये क्या है, कोरोना वायरस है। ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है उसका दिखता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हम लोग कोरोना के बारे में बात करें, तो वो तो खैर एक रीसेंट केस है हम लोगों के पास जो आप यहाँ पे देखते हैं। जब हम ऐसे वायरस टर्म को सुनते हैं, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको वायरस टर्म सुनने को मिलता है तो पहली चीज क्या आती है दिमाग में? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट सोचता है, वो ये सोचता है कि आखिर हम जिन वायरसेस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? ऑब्वियस है, जब कभी भी कहीं भी आपको किसी भी बुक में वायरस टर्म को सुनने को मिले, क्योंकि आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसी बेसिकली बैठ गए, बस कोई भी चीज है आपने रट लिया, आपका काम चल गया, आपका काम ओवर हो गया। नहीं, आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त कोई भी बच्चा ये जरूर सोचता है एक बार को बैठे बैठे कि भाई हम जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। बात यही फंस जाती है। जब हम वायरसेस के बारे में देखना, समझना, सीखना स्टार्ट करते हैं ना, तो वही बात रह जाती है कि भाई हम इसको किस कैटेगरी में डाल के कैसे हम इसकी पढ़ाई करें। ठीक है, तो वायरसेस आर रेफर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहला स्टेटमेंट, जो कि अगर मैं ना भी बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको बात समझ आएगी। दूसरी बात ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ये सोचे वायरस का मतलब कोई एक ही चीज होती है, तो नहीं। पहले मैं ये बता दूं आपको, एक फर्स्ट पॉइंट कम से कम लिख दूं ताकि आपको ये पता चले, कोई बच्चा अगर बीच में इन हो तो हम लोग कर क्या रहे हैं। नहीं तो कई बार बच्चे बीच में इन होते, कहते हैं मैम हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं वायरस लिख दूं। तो वायरस के बारे में जब हम बात करते हैं, और अगर आप इसका प्लूरल करना चाहते हैं तो वायरसेस कर देते हैं हम लोग। तो वायरसेस आर रेफर्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। कुछ इसको लिविंग घोषित करने के चक्कर में है कि भाई हम लिविंग बोल दें इसको, कुछ का ऐसा मानना है कि हम इसको क्या बोल दें, नॉन लिविंग बोल दें हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है कि ये बीच में जाके फंसा हुआ है? कोई रीजन होगा उसका। तो रीजन ये है, इसके पीछे ये हिडन रीजन है। इसमें से आपको जितने वायरस दिख रहे हैं, चाहे ये बैक्टीरियोफेज, सबके बारे में आपको बताऊंगी क्या करता है कौन। बैक्टीरियोफेज तो खैर आपको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाई करनी है। बैक्टीरियोफेज नाम है, बैक्टीरियोफेज, कई लोग इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। द वायरस which attacks on bacteria is known as bacteriophage। ये टोबैको मोजाइक वायरस है। ठीक है, पीएमवी शॉर्ट में बोला जाता है इसको। इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये क्या करता है? तो ये टोबैको मोजाइक वायरस क्या करता है, टोबैको प्लांट्स में मोजाइक डिजीज कॉज करने का काम करता है। यहाँ पे एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। ये बेचारा अपने नाम से ही क्लियर करता है कि क्या करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस नाम ही है इसका। ठीक है, तो इसके डिस्प्यूटेड होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में गया तब ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और ऐसा बिहेव करेगा कि जिसके अंदर गया है ना उसकी हालत खराब हो जाएगी, और ये उसकी पूरी बॉडी को हाईजेक करने का काम करेगा। रीजन ये है, इसका ब्रह्मास्त्र क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। यहाँ देखिए, डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए।
ये अगर अटैक करेगा किसी चीज पे ना, तो अटैक किस तरीके से करता है कि गया तो जरूर, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल को ही पूरा का पूरा हाईजैक करके ये अपने कोड के अकॉर्डिंग उनको बनवाना स्टार्ट कर देता है। ये जैसे ही मैं आपको, जब आप चैप्टर 12 मतलब क्लास 12 में जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीखेंगे, उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं यहाँ पे कोड वर्ड जो है वो क्यों यूज कर रही हूँ। ठीक है, फिलहाल आपको ये सीखना है कि अगर वायरस किसी की बॉडी में एंटर हुआ, तो बॉडी में एंटर करने के बाद ये पूरी उसकी बॉडी की जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर ले, ये अपने जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से उसकी बॉडी को रेगुलेट कराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इस डिस्क्रिप्शन के आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं नीट के एग्जाम का। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द following is referred as a cellular form of life। फॉर्म ऑफ है बट यहाँ पे लाइफ भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ के एटलीस्ट ऑप्शन तो समझ आ ही जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया बैक्टीरिया, फिर मैंने लिख दिया वायरस, फिर मैंने लिख दिया फंजाई, फिर मैंने लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। बिना वायरस के एक्सप्लेनेशन के अगर किसी भी बच्चे के सामने आप ये क्वेश्चन रखिए, तो बच्चा एक बार को घबराएगा जरूर। टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? असेलुलर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज असेलुलर। इसके पहले ना ए हमने लगा रखा है, दैट मीन्स नॉट, नॉट सेलुलर, ऐसे समझे ना। बच्चे सोचते हैं, अगर वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको कौन सी बात समझ आती है? उनको समझ आती है ये भी डिजीज कॉज करता है, वायरस भी करता है, फंजाई भी करता है, ये भी माइक्रोब है, ये भी माइक्रोब है, ये भी माइक्रोब है। कई बार को बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, डी ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं, जो बच्चों का फेवरेट है। उनको जब कुछ समझ नहीं आता, तीन ऑप्शन मिलते जुलते लगते हैं, तो वो ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर लेते हैं। ठीक, बट द राइट आंसर इज वायरस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वाई, तो जैसे आप वाई यहाँ पे सोचना स्टार्ट करते हैं तो याद करेंगे तो आपको याद आएगा बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। फिर आपको याद आएगा जब मैं आपको किंगडम मोनेरा पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी, किंगडम मोनेरा के पास क्या होता है? प्रोक्रियोटिक सेल होता है। तो जब इसके पास प्रोक्रियोटिक सेल होता है तो हम इसको असेलुलर तो बोल ही नहीं सकते, सेल होता है तो हम क्यों बोले इसको असेलुलर। फिर यहाँ पे फंजाई की बात आती है, तो फंजाई कहाँ चला गया? मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाई आया। फिर जब हम लोग फंजाई के बारे में बात करेंगे तो ये जो यहाँ पे क्या है, फंजाई है, दैट इज यूकैरियोटिक। भाई यूकैरियोटिक है तो कम से कम इसके पास टैग तो है कि ये यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल जो है वो कैरी कर रहा है, मतलब इसके पास सेल है, इसको क्यों बोले हम असेलुलर। बचा क्या यहाँ पे? वायरस है। ये वही वायरस है जिसके सामने आर एच विटेकर साहब ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले भाई ऐसा है, मेरे पास ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम मेरे क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर हो जाओ। ठीक है, तो हम उस वायरस की पढ़ाई कर रहे हैं जिसको हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा ही नहीं है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आज तक इसको जगह नहीं दी गई है। आपने जो अभी अभी टेबल 2.1 देखा, मैंने कहीं भी वहां पे आपको वायरसेस का जिक्र नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वायरस है। मैंने काफी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा अभी, और इसके बाद आज के बाद कभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि व्हाई आर वायरसेस रेफर्ड एज अ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बना कहाँ से? ये आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइन है। जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें से एक वायरसेस है, विरोइड्स हैं और लाइकेंस हैं। इनके बारे में हम लोग अब पढ़ाई करेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे वायरसेस के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है,
तो एक ये क्वेश्चन था, लेकिन बहुत उम्दा था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसने आपका क्लियर किया कि कभी भी अगर एसेलुलर फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो एक चीज को जरूर वहां पे ध्यान देंगे कि क्या उसके पास प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, आपको आंसर मिलेगा नो। फिर आप पूछेंगे क्या इसके पास यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, तो आपको आंसर मिलेगा नो। तब आप समझ जाएंगे अच्छा ये जाएगा किसमें, एसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में ये जाएगा। अब अगर इसको देखे ना कोई बच्चा, तो सही में इसको देख के कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेंगे अच्छा क्या है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई सबके सब माइक्रोब है, सब डिजीज कॉजिंग। वो ध्यान देना भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को उन्होंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं होता, वो क्या लिखने की और क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो इस पे इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अब जाके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला, किसके बारे में, वायरसेस के बारे में, जहां पे आपने क्या सीखा कि जो ये वायरसेस हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग इसको बोलते हैं। वायरसेस आर रेफर्ड एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो बोलना पड़ेगा ना, किसी के बॉडी के अंदर गया तब तो इसका लाइफ साइकिल तो इतना मार्वेलस है कि फिर पूछना ही नहीं, इसके सामने सब फेल है। तो हम यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे कि वायरसेस आर रेफर्ड एज सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, दोनों अपोजिट है। हम असेलुलर भी बोल रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स भी बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, असेलुलर भी बोल रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि वायरस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन आपको सीखना पड़ेगा क्या। अभी जो आपको यहाँ पे जितने इमेजेस भी दिख रहे हैं, चाहे आपको बैक्टीरियोफेज दिख रहा है, चाहे टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस या एडिनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस, कुछ भी दिख रहा है आपको, तो इनके बारे में अगर आप एक चीज नोटिस करें तो बेचारा कम से कम एक जेनेटिक मटेरियल कैरी तो कर रहा है। चाहे इसके पास डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे कोरोना वायरस के पास आरएनए हो, जेनेटिक मटेरियल तो है ही है ना इसके पास। तो जो ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कैरी करने का काम कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके पास जरूर होगा। तो आपने एक चीज क्या सीख रखी है, एक इसके पास जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे ये जरूर एक जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा होगा। दैट मे बी इधर डीएनए और आरएनए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, चाहे तो डीएनए दिख रहा है चाहे आरएनए दिख रहा है, इतना हर एक बच्चे को नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि जब हम वायरसेस के बारे में बात करें तो वायरसेस की खासियत क्या है, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में एक होगा इसके पास जेनेटिक मटेरियल। स्टेटमेंट बनाने से अच्छा ऐसे नोट कर लेंगे, आपको याद हो जाए। जेनेटिक मटेरियल में अब इसकी क्या खासियत है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या तो डीएनए हो इसके पास या आरएनए हो इसके पास, ये दोनों में से कुछ भी ये कैरी करने का काम कर सकता है। डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ठीक है, परफेक्ट। बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या ऐसा है जो इसको वायरस बनाएगा, किसकी वजह से इसकी पहचान होगी वायरस के तौर पे, ठीक है। उसके लिए पहले मैं टर्म ही लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको याद भी होगा। मैंने यहाँ पे कैप्सिड लिखा, ठीक है। कैप्सिड बोलने का मतलब हो गया कि ये क्या है, इसकी बॉडी का स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस कोटिंग है। ये क्या है, ये स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस कोटिंग है ये। वायरसेस, वायरसेस की बॉडी में अगर आप देखना चाहेंगे आपको यही दो चीजें मिलेंगी, तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। एक आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा, प्रोटीनेशियस कोटिंग मिलेगा। ये दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपने देखा कहाँ पे, वायरसेस के केस में।
ऐसी एज इट इज जैसे है ये वैसी कॉपी में आप नोट कर लेंगे। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इतना देख के कोई भी बच्चा समझ सकता है। दे हैव two major constituents. Number one is genetic material and number two is capsid. What is capsid? Specific proteinaceous coating is known as capsid. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैप्सिड बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए, बस यही है, इतना ही है। इतना पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आप नोट कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। Yes, ma'am, noted. चलिए ठीक है। अब देखिए, ये जो वायरसेस है, ठीक है, एक हमने बोला अभी अभी कि इसके पास प्रोटीनेशियस कोटिंग है, दैट इज कैप्सिड, और एक इसके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ये कैरी कर रहा है, डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए, पूरे वर्ल्ड में तीसरा कोई जेनेटिक मटेरियल बना ही नहीं आज तक, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये वायरस 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 जो हम इतने देर से पढ़े जा रहे हैं, तो ये टर्म आया कहाँ से? तो एक्चुअल में वायरस जो टर्म है, इसका मतलब ना वेनम या पॉइजन होता है। तो इस टर्म को सबसे पहले ना पाश्चर साहब ने दिया था। ठीक है, अब ये सब ना क्वेश्चंस है, कॉपीराइटेड क्वेश्चन है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई रिलैक्सेशन कोई डिस्काउंट आपको मिलना नहीं है, एज इट इज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द नेम वायरस, दैट मीन्स वेनम। वेनम मतलब समझती हैं, पॉइजन के सेंस में आता है। और पॉइजनस फ्लूइड, वह क्वेश्चन ये बन जाता है, किसने प्रपोज किया? was given by पाश्चर। याद रहेगा ये, वेनम टर्म किसने दिया? मतलब नहीं, वायरस टर्म किसने दिया? पाश्चर ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वेनम का मतलब या पॉइजनस फ्लूइड जो है उसको ये रेफर करता है वायरस टर्म, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा। बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये बार बार हमेशा हर जगह पे ना टोबैको प्लांट टोबैको प्लांट टोबैको प्लांट हमेशा हर जगह पे आता रहेगा। अभी जस्ट आपने इसके प्रीवियस वाले पेज पे ना ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस देखा है। खैर मैं अलग से भी आपको दिखाती हूँ, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये दिस वन इज टोबैको मोज़ेक वायरस। बहुत बढ़िया डायग्राम है ये। यहाँ पे एटलीस्ट आपको इतना जरूर दिख रहा है कि इसके बीच में, इसके कोर में आरएनए प्रेजेंट है। बन गया क्वेश्चन। The genetic material which is present in TMV is DNA, RNA, both DNA and RNA, none of the above. The answer is RNA. तो ये क्या है? आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है। क्या है ये? टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो इस वायरस के बारे में ना बहुत सारी जो लोगों के बीच में गलत फहमियां थी, उसको दूर करने का काम इस टोबैको मोज़ेक वायरस ने भी किया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है इस पे किए गए हैं, वायरस की स्टोरी को और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें कि एक्चुअली ये दिखता कैसा है, तो ये मोज़ेक लाइक अपीयरेंस देगा, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। और ये एक मतलब इस टोबैको प्लांट के इस लीफ पे वायरल इन्फेक्शन हो रखा है। और अगर हम बात करें इसके डायग्राम के बारे में, तो अभी अभी आपने एक और देखा है। और अगर ऐसे भी आप सीखना चाहते हैं कि क्या है या कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप ऊपर से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एक और टर्म अभी आप न्यू सीखेंगे जस्ट। तो ये क्या है आपके पास? टोबैको मोज़ेक वायरस है। अभी भी जस्ट आपने प्रीवियस पेज पर भी देखा है कि आपको क्या दिखा वहां पे आपको दिखा कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ये याद होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि नेम द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन टीएमवी, द आंसर इज आरएनए। ये भी याद होना मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया इमेज है, बहुत ही अच्छा है। रीजन ये है,
इसके ऊपर जो वायरसेस लगे हुए हैं ना, उसमें से एक का जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ले जाके जब देखा गया होगा ना, तब जाके इनको क्या दिखा होगा, ये टोबैको मोज़ेक वायरस इनको दिखा होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि ये जो प्रोटीनेशियस कोटिंग है इसको कैप्सिड बोलते हैं। आप बोलेंगे हाँ आपने बताया इसको कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो जब कैप्सिड कहते हैं तो ये कैप्सोमियर्स क्या है फिर? कैप्सिड को भी और सुपर जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस चीज ने बंच बना रखा है। ठीक है, और इसको ऐसे ऊपर से जाके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सेंट्रल जो यहाँ पे व्यू है, इसके अंदर कोर प्रेजेंट है किसका? आरएनए का। और ये जो इसके यूनिट्स हैं, द यूनिट्स ऑफ कैप्सिड आर नोन एज कैप्सोमियर्स। मेरी बात समझ आ रही है? इसको हम लोग कैप्सोमियर्स बोलते हैं। सब नोट करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, आप सोच सुनिए ध्यान से। आपको यहाँ पे टोबैको का एक लीफ भी दिख रहा है, ये इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। बच्चे कहते हैं मैम इसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस क्यों दिखा, क्यों दिया गया? ठीक है, ये मोज़ेक डिजीज जो है ना, इसको बोला ही जाता है मोज़ेक डिजीज। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ टोबैको में ही बीमारी होती है, जो डिजीजेस है ना वो हर एक प्लांट में होता है। टोबैको जो ये है, ये बहुत ज्यादा टैक्स पेइंग है गवर्नमेंट को, तो इसकी वजह से आगे जाके जब बायोटेक में पढ़ेंगे तो वहां भी टोबैको प्लांट में, यहाँ भी टोबैको प्लांट में एक अकेला इकलौता इसी के ऊपर वायरस नहीं लगता, बहुत सारी चीजों में वायरसेस लगते हैं। ये नहीं सोचना है कि टोबैको में मैं पढ़ा रही हूँ तो बस इसी को ही वायरल इन्फेक्शन होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात क्या आती है। अब यहाँ पे ना एक डीजे आइवंस्की साहब का नाम आता है। उन्होंने क्या देखा, अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ उसको समझेंगे ध्यान से। उन्होंने ये देखा कुछ माइक्रोब्स हैं, सर्टेन माइक्रोब्स आर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज। उनको कुछ नहीं पता था, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझेंगे ध्यान से। बच्चे दो चार नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहली बात तो पैस्चर का नाम अलग कीजिए, इन्होंने वायरस टर्म दिया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगली कंफ्यूजन क्या है बच्चों के बीच में कि जब मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि सबसे पहले जो डीजे आइवंस्की थे उन्होंने बस इतना बताया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि इस टोबैको के प्लांट में मोज़ेक डिजीज को कॉज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये बहुत छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो अब सवाल ये उठता है आपको कैसे पता चलेगा बैक्टीरिया से छोटा है? अब जैसे आपके घर में चाय छनती है, तो भाई कोई भी बच्चा बता सकता है कि चाय की जो पत्ती होती है उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से ऊपर स्टक हो जाता है, फंस जाता है। ठीक उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बनाया, उसमें से ये वायरसेस जो है वो फिल्टर हो गए। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, बोले अच्छा ये जो है ना इसका साइज क्या है, बैक्टीरिया के मुकाबले छोटा है। इतनी बात आई बस। पहले मैं इतना लिख देती हूँ, नहीं तो आप ना कंफ्यूज कर जाएंगे मैं बोल क्या रही हूँ। एक इनका काम तो अलग ही कीजिए यहाँ से, ये तो हो ही गया था। ठीक है, अभी मैं एक स्टेटमेंट, एक जो इनका वर्क है इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी जो आप यहाँ पे नाम सीख रहे हैं, अब देखिए कई लोग इनको ना इवांस्की भी बोलते हैं, कई लोग इनको इवानोस्की भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बस रिकॉग्नाइज किया इन्होंने, रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स। अब नहीं दिख रहा तो माइक्रोब ही बोलेंगे ना, आपको आंखों से दिखने लगे तो क्यों बोलेंगे माइक्रोब्स हम? भाई कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोब्स बोलेंगे। एज पॉजिटिव organism of the mosaic disease of tobacco। अब ये
इन्होंने बस रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ना दो चार ऐसे टर्म्स आएंगे अभी, स्टेटमेंट आएंगे जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ इसको। ठीक है, इतनी बात समझ आई सबको? अब कैसे Yes, पता ma'am. चला इनका जो साइज है ना वो छोटा है वायरसेस के कॉम्पेरेटिवली? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली स्टेटमेंट ये आती है, दीज वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनका साइज काफी ज्यादा छोटा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है ना, उससे ये पास हो गया, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। क्योंकि ये ना बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास होगा। पहले मुझे ये बताएंगे, पहले इतनी स्टोरी क्लियर हुई सबको? याद हो गया सबको? इतनी बात समझ आई मेरी? ये देखिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हो गया ये? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, अब आगे की बात सुनेंगे। अभी तक मैंने आपको इस पेज पे क्या सिखाया है? वायरस टर्म किन्होंने दिया है? पास्चर ने दिया है। डीजे एवंस्की ने क्या पता लगाया? तो इन्होंने बोला कोई माइक्रोब है जो कि टोबैको प्लांट में, इस टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज कॉज करने का काम कर रहा है, और वो बैक्टीरिया से छोटा है। बस इतनी ही बात है अभी तक। ठीक है, अब उसके आगे की बात करते हैं। अब उसके आगे की स्टोरी ये है कि जब इन्होंने क्या किया, एक हमें नॉर्मल लीफ चाहिए और एक हम लोगों को इन्फेक्टेड चाहिए स्टोरी को समझने के लिए। अब आगे की बात समझेंगे ध्यान से। एक ए वाला नॉर्मल है और बी में ये मोज़ेक डिजीज हो रखा है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे नाम सीख रहे हैं बिजर्निका, MW बिजर्निक। अब देखिए, समझिए यहाँ पे ध्यान से। इन्होंने क्या बोला कि जो ये इन्फेक्टेड प्लांट है, इसमें से एक्सट्रैक्ट बोलने का मतलब, अब हम यहाँ से इतना सा स्क्रैच कर रहे हैं, मतलब उसका पार्ट वहां से निकाला हुआ। इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया हेल्दी प्लांट। क्या बोला मैंने? जो इन्फेक्टेड प्लांट था, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। ठीक है, प्लांट बी का लीफ है, तो इसको स्क्रैच करके इन्होंने इसके ऊपर डाल दिया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद इन्होंने नोटिस करा कि अच्छा, ये जैसा यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है ना, वो इस पत्ते में भी हो गया, इस लीफ बेचारे को भी हो गया। ठीक है, अब अगर इनकी जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आप क्या सोचते? आप बोलते अच्छा, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया था ना, ये तो क्या है? ये तो इन्फेक्शस है ना? अगर आप भी इनकी जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आप भी तो यही सोचते ना, दिस वन इज इन्फेक्शस। तो बिजर्निक ने जो ये डेमोन्स्ट्रेशन किया, क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया? आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। पूरा स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, आपको आंसर में मार्क करना है बिजर्निक, MW बिजर्निक। ठीक है, स्टोरी आपको समझ आ गई। इन्होंने बोला भाई मैं इसका नाम ना इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड रखूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे टर्म क्या है? कंटेजियम वीवम फ्लूइड। इतनी बात समझ आई सबको? मेरी ये दूसरी स्टोरी समझ आई सबको? फर्स्ट वाले में ये देखिए फर्क क्या है दोनों में।
फर्स्ट वाले में यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का अभी नामकरण नहीं किया जा रहा। हाँ ठीक है, पास्चर साहब ने टर्म दिया वहां तक तो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। बट जब यहाँ पे एवंस्की साहब थे तो ये मात्र इतना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि टोबैको की प्लांट में कुछ है जो कि मोज़ेक डिजीज कॉज करने का काम कर रहा है, और उस माइक्रोब को जो फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, तब भी फिल्टर हो जा रहा है। तो इन्होंने बोला भाई ऐसा है ना, इसका साइज जो है बहुत ही छोटा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी मैंने आपको दूसरी स्टोरी ये बताई, जब यहाँ पे विजर्निक का नाम आता है, एमडब्ल्यू विजर्निक का, तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया, इन्होंने दो प्लांट लिया। एक प्लांट है हेल्दी और एक है इन्फेक्टेड। अब जब इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को उठा के किस पे ट्रांसफर किया, इन्होंने हेल्दी वाले पे। हेल्दी वाले बेचारे को भी वैसी बीमारी हो गई, वैसा ही डिजीज हेल्दी वाले को भी हो गया। इन्होंने बोला मैं तो इसका नाम रख देता हूँ, इट्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लू। समझ आया सबको क्या बोला मैंने? समझ आया? मेरी बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अच्छी बात है, तभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और चैप्टर कराने के बाद हम 50 बार यही सेम लाइन लाके पूछेंगे, मैम फिर समझ नहीं है, एक और बताइए, एक बार और बताइए। तो उससे अच्छा मैंने पहले ही 5 बार बता दिया आपको, ठीक है। इसी वाले सिर्फ पोर्शन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे रोल लिख रहे हैं MW विजर्निक। ईयर भी लिख ही लीजिए, काफी पुराना टाइम था। That demonstrated that the extract, कोई भी थोड़ा सा स्क्रैच भी आपने कर लिया, दैट इज एक्सट्रैक्ट, आप इसको बोल सकते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको could cause infection in healthy plants। किसमें करेगा ये? हेल्दी प्लांट्स में करेगा। बस इतनी सी बात। ये तो खैर स्टेटमेंट आपको याद ही हो गया कि अगर ऐसा लिख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसका नाम लिखना है। तब इन्होंने सो he called the fluid as, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ना, उसके लिए इन्होंने इसको बोला कंटाजियम वीवम अगर कोई आपसे पूछता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बस ये हो गया। अब इनका विजर्निक साहब का काम जो है वो डन हो गया इतना, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। मैम नोटेड। चलिए, अब यहाँ पे ना स्टैनले आते हैं। वो MW विजर्निक थे, ये WM स्टैनले है। यहाँ पे WM हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना सॉल्ट का, शुगर का, इन्होंने वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया, समझ गए। तो इन्होंने स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड
वायरसेस। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिए, बहुत है। सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किन्होंने किया, तो आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। एक और चीज है, अगर ये तो खैर एक नेम वाइज जो टॉपिक था वो तो आपका हुआ। अगर वायरस किसी की बॉडी में इन कर गया, तो बाहर तो वैसे भी इसका कोई काम नहीं होना है, जब तक ये बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर ये इन कर गया, तब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाला ये। आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऐसा भी नहीं फैकल्टेटिव है, जरूरत हुई तो अंदर घूम के आए फिर बाहर से हवा पानी लेके आए, वैसा नहीं। कैसे, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ठीक है, और ये तो खैर आपने लिख ही रखा है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन करा था, इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। फिर जब हम यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि क्या इसके पास या किसी वायरस के पास डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए मैं नोट करके यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। कभी भी इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में आज तक कोई ऐसा वायरस नहीं पाया गया है जिसके पास दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे, प्रोटीन तो खैर है ही है, प्रोटीन गायब कर देंगे तो आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी उसकी। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन एडिशन टू प्रोटीन्स viruses do not show both DNA and RNA। क्या बोलने का मतलब हुआ? बोलने का ये मतलब हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि हाँ ठीक है, इसमें तो हो ही गया क्लियर। अलग से मैं अभी लिखने जा रही थी, नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, वो तो गया इसमें, डू नॉट शो बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, यही बात मैं आपको बोलने वाली थी। अब यहाँ पे अभी अभी ये तो आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। वापस मैं एक बैक पेज पे जा रही हूँ, मुझे एक चीज बतानी है आपको। देखिए, ये रहा। अभी अभी मैंने ही आपको बताया कि वायरसेस के पास या तो जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए आरएनए में से कोई एक होगा, और इसके पास क्या है, प्रोटीनेशियस कोटिंग है। तो इन दोनों को एक साथ हम कंप्रेस करके बोले ना, तो कंप्रेस करके हम लोग यहाँ पे एक टर्म क्या बोलते हैं, कहते हैं कि केमिकली वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। देखिए समझिएगा ध्यान से, डीएनए आरएनए और न्यूक्लिक एसिड, तो हमने इसके लिए बोला न्यूक्लियो, और इसके लिए हमने बोला प्रोटीन। मेरी बात समझ आई? इसके लिए हमने बोला न्यूक्लियो और इसके लिए हमने बोला प्रोटीन। तो एक साथ हमने ऐड करा तो एक टर्म बन गया आपका। तो मैं इसी के नीचे यही लिख देती हूँ। तो अगर कोई आपसे पूछे आज के बाद से, तो आप इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि इससे कोरिलेट करता है तो याद भी रहेगा आपको। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वायरसेस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। viruses are न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसके विद इन ब्रैकेट में यहाँ भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसके पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होगा। क्या होगा इसके पास? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होगा। एसिड प्लस प्रोटीन है इसके पास। बस हो गया, इतनी सी बात है। अब आपसे पूछा जाएगा वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ओनली प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो आप किसको मार्क करेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन को मार्क करेंगे। इसके पास न्यूक्लिक एसिड भी होगा और इसके पास प्रोटीन भी होगा। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया आपको। ये तो खैर लिख ही रखा था आपने।
दूसरी बात क्या है, ये जो वायरसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो खैर आपने नोट कर ही रखा है कि या तो इसके पास आरएनए होगा या इसके पास क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ये बैक्टीरियोफेज जो है इसका, तो स्पेसिफिक जो डायग्राम और स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम अलग से मैं शो करती हूँ आपको, अलग से ही पढ़ना है आपको, आपके एग्जाम में भी आएगा, रिप्रेजेंट द बैक्टीरियोफेज। ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, बस बहुत है, सफिशिएंट है। बाकी आपको काउंटलेस इमेजेस जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, बैक्टीरियोफेज। क्या है ये, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैक्टीरियोफेज। क्या मतलब समझते हैं इसका, वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया, समझ गए, है वायरस, लेकिन सिर्फ उसी वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलेंगे जो कि चुन चुन के सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करेगा, उसको ही बैक्टीरियोफेज हम बोलेंगे, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज है तो अदर वायरसेस की तरह आपको पता है कि अगर आपसे कल को जाके कोई पूछ ले कि एक बात बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्या लिखोगे? तो ऑब्वियस है जो आपने सीख रखा है अभी तक, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसके पास, तो डीएनए है। और क्या है इसके पास, तो और है इसके पास कैप्सिड। जेनेटिक मटेरियल प्लस क्या है इसके पास, कैप्सिड है, ठीक है। अगर इसके पास कैप्सिड है तो इसका नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस है। ये कैसा है, ये प्रोटीनेशियस है। याद रहेगा कैसा है ये, प्रोटीनेशियस, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं ये प्रोटीनेशियस। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास जो अपर पार्ट जहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है, दैट इज हेड, हेड इसका पार्ट है। उसके बाद इसके पास ना जो ये शीथ ये कैरी कर रहा है बीच वाले पोर्शन में, तो बीच में एक ज्वाइनिंग पार्ट आता है ना, दैट इज नोन एज कॉलर। इसके पास अटैक करने के लिए एंकरेज के तौर पे ये क्या करता है, टेल फाइबर्स को भी कैरी करने का काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है आपके पास, बैक्टीरियोफेज का, दैट इज बैक्टीरियोफेज। फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करें, पहले इतनी बात समझ आई सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखिए, हम लोगों के पास टोबैको मोजाइक वायरस है। क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। आसान सा है, इसमें कुछ है नहीं, बस यहाँ पे अलग से कैप्सोमियर्स जो है वो भी आपको सीखने को मिलेगा, जो कि सीख ही रखा है आपने। ये स्ट्रक्चर देखते के साथ आपको पहचान जाना है, क्या है ये, टीएमवी है, शॉर्ट में हम लोग उसको टीएमवी कहते हैं, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। अगर मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा ना बैक्टीरियोफेज, ये रहा,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए चेंज क्या होगा। कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफेज लिखा था ना मैंने, यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी किया, फिर यहाँ उठा के मैंने पेस्ट कर दिया। आपको चेंज क्या करना है सो देखिए, ये रहा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, RNA। कैप्सिड तो है ही है इसके पास, क्या और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें, एक्स्ट्रा ये आपको ऐड करना पड़ेगा कि इसके पास जो यूनिट्स हैं यहाँ पे ना, कैप्सोमेयर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कैप्सोमेयर्स, the units of proteinaceous capsid are termed as कैप्सोमेयर्स। ठीक है, इतना याद रखेंगे बस। तो यहाँ पे अलग से आपने क्या सीखा है, ये कैप्सोमेयर्स जो है ये आपने यहाँ पे अलग से सीखा। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. अब अगर वायरसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वायरसेस जो है बहुत सारे डिजीजेस कॉज करने का काम करेंगे, जैसे मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा है। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं हम लोग, मेरे साथ साथ लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, मेंशन द टर्म फॉर यूनिट्स ऑफ कैप्सिड। क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा? कैप्सोमियर्स। अभी अभी मैंने आपको एक वायरस में सिखाया, कैप्सोमियर्स। फर्स्ट टाइम crystallized viruses। मैम WM Stanley. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट द टर्म वायरसेस। अब क्या होगा? Esther. ठीक है, चलिए लिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। Noted.
give the term for the viruses। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको 2 टाइप के वायरसेस सिखाए हैं, एक जिसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, दूसरा जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि उस वायरस का नाम बताना है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसको क्या टर्म दिया जाएगा? गिव द टर्म फॉर द वायरसेस व्हिच कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो उनको हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं। जो चीजें रह जाती है उसको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन में करा देती हूँ एज जेनेटिक मटेरियल। द आंसर इज रेट्रोवायरस। ये कॉपीराइटेड है सिर्फ उस वायरस के लिए जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए वाले को नहीं बोलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? आंसर में लिखेंगे वायरस which attacks bacteria। लिखेंगे mention some causing diseases। जानते हैं, आप बचपन से सुन रखा है आपने, है ना? smallpox, herpes and तो आपको कोविड लिखने का मन है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? बस ये हो गया। एक और ऐड करना है एंड या इसके बाद कॉमा डाल दीजिए। मैम एड्स। हाँ हाँ बिल्कुल, एड्स सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। चलिए सेवंथ लिखिए, मेंशन रिजर्व फूड इन एनिमल्स। आपका रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। मैम ग्लाइकोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who observed that viruses are smaller than bacteria? मैम डीजे ऑन्सकी। ठीक है, नाइन्थ लिखिए, called viruses as contagion driven
No, ma'am. W Virgin. यहाँ पे विजर्निक का नाम याद रखिए, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वायरसेस। मैंने आपको जितना आज की क्लास में सिखाया है उन सबको एक साथ नोट करेंगे तो आपका ये नोट जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, जो मैंने आपको सारे नेम्स बताया ना, चाहे यहाँ पे आइवंस्की है, चाहे विजर्निक है, इन सब का नेम जो है इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो इसको उसी तरीके से याद करेंगे और एक बार अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो उसके बाद फिर कभी नहीं भूलेंगे। अगर इसको बंद करके रख देंगे और सोचेंगे लास्ट में हम एग्जाम के टाइम में करेंगे तो कभी आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक दो टॉपिक हमने आज की क्लास में करे हैं, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी, फिर हम लोगों का ये चैप्टर जो है बहुत मेहनत के बाद ओवर हो जाएगा। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. रीड करूं मैं? Yes, ma'am.